देखो आशीष, बेसल 3 का जो कैपिटल फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत बैंक अपना रिस्क मैनेज करते हैं, अपने ख़राब लोन्स की प्रोविजनिंग को मैनेज करते हैं, जिसकी आरबीआई गवर्नर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी थी आरबीआई पॉलिसी के दिन। उसकी डिटेल्स आई हैं जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले गवर्नर साहब थे, उनकी तरफ से ये शक्तिकांता दास की तरफ से ये काफ़ी चर्चा में रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो पहली अक्टूबर का जो सर्कुलर है उसके अंदर 1 अप्रैल 2027 से इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा। ईसीएल जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर बैंक्स को अपना इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट और जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम बैड लोन्स की बात करें तो जो स्टेज 1 है लोन्स, उसके अंदर लगभग 1.25% आपके कैपिटल का साइड में रखना पड़ेगा। स्टेज 2 पे आते ही वो लगभग 5% तक चला जाएगा और स्टेज 3 में आपको 100% प्रोविजनिंग अपने ख़राब लोनों की करनी पड़ेगी। इसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्राइवेट बैंक्स पे। पीएसयू बैंक्स के लिए ये ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल चीज़ है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जो कंपनीज़ माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में हैं, एसएमई फाइनेंसिंग में हैं, जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, डिफ़ॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको शायद इम्पैक्ट पड़े। लेकिन पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी चीज़ है। और जिस दिन आरबीआई गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था तभी उन्होंने ग्लाइड पाथ भी दिया था। ऐसे नहीं आपको ये तुरंत इम्प्लीमेंट करना है, 5 साल के पीरियड में धीरे धीरे करके आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसके कारण शायद अब जो बैंकिंग शेयर्स हैं उसमें और भी तेज़ी पकड़ सकती है। लेकिन हाँ, ब्रॉडली नोन लाइंस पे ईसीएल फ्रेमवर्क डिस्क्लोज किया है आरबीआई ने। इनके नंबर्स ठीक ही ठाक हैं। 18% की डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ है, कंज्यूमर बिजनेस 20% बढ़ा है। और अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें जहां सबसे ज़्यादा गोल्ड के बढ़ने की इम्पैक्ट पड़ी है, उसके बावजूद 19% का ग्रोथ आपको नज़र पड़ रहा है। काफ़ी एग्रेसिव स्टोर एडिशन हुए हैं क्वार्टर में, लगभग 54 नए डोमेस्टिक स्टोर और एक इंटरनेशनल स्टोर कंपनी ने क्वार्टर में ऐड किया है। और अब कुल स्टोर काउंट 3377 यानी 3377 के आसपास पहुंचा है। तो काफ़ी ठीक है अपडेट्स, मद्देनज़र रखते हुए कि भाई गोल्ड के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उस तरीके से शायद फुटफॉल कम हुए हैं, लेकिन हाँ उसके बावजूद 19% की ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी है। श्रेयस पितर, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आपने कहा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं नंबर्स की, अगर हम बात करें तो जेएलआर का Q2 अपडेट आया है। होलसेल नंबर्स 24% नीचे हैं, रिटेल सेल 17% नीचे हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं। क्वार्टर के स्टार्ट में यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट आया था क्योंकि यूके से शिपमेंट्स ही बंद हो गई थी, वो मामला सुलझ गया था। लेकिन मंथ एंड आते आते आपने एक साइबर अटैक देखा जिसके कारण इनके सॉफ्टवेयर्स, प्रोडक्शन और वेंडर्स पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे वॉल्यूम्स जो है 24% नीचे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर डिफेंडर मिलके अभी भी लगभग 77% बिक्री का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि एक हेल्दी नंबर दिखाई पड़ रहा है मार्जिन्स के लिहाज से। ओके, चलिए कंज्यूमर की पहले बात करते हैं आशीष। और कंपनी का जो स्टेटमेंट आया उसमें इन्होंने कहा है कि 1/3 इनका जो पोर्टफोलियो है यानी 33% सेल्स जो है वो अब 5% जीएसटी के स्लैब में आ गया, जो पहले 18% था। हालांकि अगर हम बात करें तो एचयूएल की तर्ज पे ही गोदरेज कंज्यूमर ने कहा है कि जीएसटी का जो ट्रांजिशन है उसके कारण चैनल इन्वेंट्री सेल्स में थोड़ा बहुत चैलेंज आ रहा है। मार्केट इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता है या ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर चुका है, या आज का स्टॉक रिएक्शन बताएगा। लेकिन हाँ, अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, स्टैंड अलोन बिजनेस मिड सिंगल डिजिट में है, तो नंबर्स थोड़े वीक हुए हैं वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ और होम केयर सेगमेंट में आपने अच्छा खासा एक ट्रैक्शन देखा है दूसरे एफएमसीजी कंपनीज के अपडेट्स के मुकाबले। और अगर हम बात करें तो एबिटा यानी मार्जिन्स पे एक टेम्पररी असर Q2 के नंबर्स पे पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के ट्रांजिशन के कारण कंपनियों ने थोड़ा बहुत हिट दिया है ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पास कर दिया जाए। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स की Q2 अपडेट्स आई हैं। प्री सेल 7% बढ़ के लगभग 4,500 करोड़ के ऊपर चले गए हैं। कलेक्शंस में भी आपने 13% का जंप देखा है, जो कि लगभग 3500 करोड़ के आसपास है Q2 में। कीस्टोन में प्री सेल्स 9% ऊपर हैं, कलेक्शंस भी 9% ऊपर हैं। और एक नया प्रोजेक्ट क्वार्टर में ऐड किया है कंपनी ने, जिसकी जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो लगभग 750 करोड़ है। ओके, तो इस टॉक्सिक न्यूज़ में सबसे पहले शैली इंजीनियरिंग की बात करते हैं। यहाँ कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसके अंदर लाइट हाउस फंड ने लगभग 3% हिस्सा बेचा 300 करोड़ में। हालांकि बायर्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला एएमसी, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट और स्टैलियन वगैरह फंड्स ने यहाँ अपना हिस्सा बढ़ाया है और 50-60 करोड़ के बीच में यहाँ ईच एंड एवरी फंड ने खरीदारी की है। इसके अलावा अनंतराज ने QIP अनाउंस किया है 1100 करोड़ रुपए का, जिसका फ्लोर प्राइस लगभग 700 रुपये के करीब है। तो देखते हैं यहाँ कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। काफ़ी अच्छा रनअप इसके अंदर देखा गया है QIP के पहले। कॉनकॉर की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ इन्होंने करार किया और मैनेजमेंट ने पिछले 2 क्वार्टर से कहा ही था कि सीमेंट में एक बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ वो देख रहे हैं।
और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे सीमेंट में एक बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। तो अल्ट्राटेक के साथ इन्होंने करार साइन किया और 2 अल्कोहल कंपनीज फोकस में एसोसिएटेड अल्कोहल इन्होंने एक अपना प्लांट शुरू कर दिया है ब्रूवरीज का। और अगर हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंपीरियल ब्रांड्स के सीसीआई अप्रूवल इनको मिल चुके हैं, जिसके कारण ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। यस